बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो क्या है ना कि बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न थे। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का गठन किया गया। तो इस शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे जो पहला नाम आता है ना, वो आता है पवज्जा संस्कार का। ठीक है, पवज्जा, यहाँ पे मैंने पवज्जा पवज्जा लिख दिया है, तो पवज्जा होगा। और दूसरा है वो उपसंपदा संस्कार। तो दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। और मेनली जो है, जो पवज्जा संस्कार है, वो विद्या जो अध्ययन है उसको प्रारंभ करने का प्रतीक था। तो ये जो है जनरली 8 वर्ष पर होता था। और जो दूसरा है वो उपसंपदा संस्कार है, वो 20 वर्ष पर जनरली होता था, 20 से 22 वर्ष पर। और उस समय जो है, जो विद्यार्थी, जो भिक्षु होता था, वो अपना शिक्षा जो है वो समाप्त कर चुका होता था। दोनों में कुछ नियम है, तो थोड़ा बहुत कुछ नियम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है, नहीं तो आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि आप पहले वाले में लिख सकते हो कि पवज्जा संस्कार में, कि इस समय जो है जैसे कुछ नियम के बारे में बात करते हैं पहले। तो जीव हत्या नहीं करना है पहला वाले में, पवज्जा संस्कार में। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अशुद्ध आचरण मत करो, नशीला द्रव्य का उपयोग मत करो, फिर ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, मतलब सौंदर्य प्रसाधन, मतलब जैसे अभी हम लोग लगाते हैं ना, बच्चे लोग परफ्यूम वगैरह पूरे स्टाइल में रहते हैं, तो वो सब नहीं करना है। उचित समय पर भोजन करो, सोना चांदी एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का दान में ग्रहण मत करो, नृत्य संगीत एवं तमाशे आदि का निषेध करो। और अब बात करते हैं उपसंपदा संस्कार के कुछ नियमों के बारे में। तो जो भी लगे मिला जुला के आंसर कर देना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, जो नियम है, कि भोजन हेतु शिक्षा ग्रहण करना, मतलब कुछ नियमों का पालन करना होता था। तो पहला है भोजन हेतु भिक्षा ग्रहण करना, मैंने शिक्षा बोल दिया था, भोजन हेतु भिक्षा ग्रहण करना। दूसरा सात्विक भोजन ग्रहण करना। तीसरा साधारण वस्त्र धारण करना। चौथा गोमूत्र को औषधि रूप में सेवन करना। चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, अलौकिक एवं चमत्कारों का सहारा ना लेना। और आठवां स्त्री समागम से दूर रहना। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट, विद्यार्थित्व। तो बौद्ध शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे, कोई भी आके पढ़ सकते थे। केवल चांडालों को ना इस शिक्षा से वंचित रखा गया। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे, लेकिन अधिकांश जो संख्या थी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी। इसमें चौथा पॉइंट जो आता है वो विद्यार्थियों का चुनाव कैसे होता था। तो सैद्धांतिक रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, लेकिन अभी जो 10 पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उससे ये पता चलेगा कि कुछ थे जो उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकता था। पॉइंट है वो इस प्रकार से है। जो पहला पॉइंट है, जो नपुंसक हो उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकता था। दूसरा, जो दास या ऋणी हो, जो किसी से कर्ज लिया हो। तीसरा, जो राजा की नौकरी में हो। अगला, जो डाकू घोषित किया गया हो। फिर जो कारावास से भाग गया हो, मतलब जेल से भाग गया हो। फिर जिसका कोई अंग भंग हो, अंग कट गया हो किसी कारणवश। फिर अगला, जिसके शरीर का कोई अंग विकृत हो, टेढ़ा हो, या फिर मतलब कुछ अपंग वगैरह हो। फिर आठवां है, जिसको राजा से कोई दंड मिला हो। नौवां, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त ना की हो, ये थोड़ा अलग है। 10वां जो लास्ट है, जिनको क्षय, कोढ़ मतलब टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया हो, या खुजली आदि छूत का रोग हो, ताकि जो है इसका मेन अभिप्राय यह हो सकता है कि ताकि बच्चों में ये सब चीज़ें ना फैलें। फिर आता है अगला पॉइंट, वो है 5वां, अध्ययन के विषय। तो अध्ययन के विषय इसमें भी कुछ लिख देना अपने हिसाब से, कि इसमें जो है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था, और इसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और इन स्तरों पर जो है शिक्षा को प्रेफरेंस दिया जाता था। तो इसी के आसपास कुछ मिला करके लिख देना है। ज़्यादा लिखने से फिर क्या होगा ना कि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। 6वां पॉइंट जो है वो शिक्षा की पद्धति के बारे में, मतलब किस प्रकार का जो है तरीका अपनाया जाता था बच्चों में शिक्षा देने के लिए। तो बौद्धों ने ब्राह्मणों की व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुकरण ना करके, मतलब उनके विपरीत सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। शिक्षा केंद्रों में विभिन्न भिक्षुओं द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो 7वां पॉइंट आता है कि शिक्षा का माध्यम क्या था। तो शिक्षा का माध्यम जो है वो पाली भाषा थी। 8वां है,
छात्र जीवन संबंधी नियम। तो नियम क्या थे? सारे जगह नियम कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसमें क्या क्या नियम थे? तो छात्रों के जीवन के संबंध में अनेक नियम थे जिसका उनको कड़ाई से पालन करना पड़ता था। जैसे भोजन। छात्रों का भोजन जो है ना अत्यंत साधारण था। वे दिन में केवल 3 बार भोजन कर सकते थे। वेद और उनके शिक्षक अपने रात्रि के भोजन के लिए प्रायः कहीं ना कहीं आमंत्रित रहते थे। मतलब कि उनको कहीं ना कहीं अक्सर जो है जैसे कि न्योता वगैरह मिलते रहता था। तो अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, 8वां नंबर का दूसरा पॉइंट जो कि वस्त्र है। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए कि नहीं, बताइए। छात्र छात्र जो हैं और जो सामान्य जनता है उसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो छात्रों को कम और सामान्य जनता से भिन्न प्रकार के अलग प्रकार के वस्त्र पहनने का आदेश था। वे मुख्यतया 3 वस्त्र धारण करते थे जिसको समग्र रूप से मतलब कुल मिलाकर के तिसिवरा कहा जाता था। तिसिवरा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्नान। इसी का तीसरा पार्ट 8वां नंबर का। तो छात्रों को ना तालाब में स्नान करते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे जल में खेलना मना था, एक दूसरे पे पानी नहीं फेंक सकते थे, अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी छात्र के शरीर से नहीं रगड़ सकते थे। ऐसा ही कुछ कुछ नियम था। फिर चौथा मैटर है इसका, पॉइंट है भिक्षाटन। तो छात्रों को प्रातःकाल मतलब सुबह भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। वे वैदिक युग के ब्रह्मचारियों के समान बोलकर भिक्षा नहीं मांग सकते थे, बल्कि उनको मौन रूप से भिक्षा याचन करने का इजाज़त था, आकी आज्ञा थी। वे उतनी ही साथ में ही वे उतनी ही भिक्षा मांग सकते थे जितनी उनके लिए आवश्यक थी। फिफ्थ पॉइंट है इसका अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो ये तो सभी कोई समझते हैं कि छात्र का जो है जीवन, छात्र के जीवन में अनुशासन का क्या योगदान है। तो छात्र जो है ना अनुशासन पर अधिक बल दिया गया था। छात्र को जैसे कि अनुशासन क्या हो गया, अगर फूल पत्ती आप तोड़ ही लेंगे तो क्या ही समस्या है। लेकिन ना फूल पत्तियां तोड़ना ये सब जो है कहीं ना कहीं अनुशासन तोड़ने के समान होता है। आप अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाके तोड़ेंगे, अगर सभी बच्चे जाके तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक तरह का ना एक केओस होगा, मतलब हल्ला उल्ला होगा। तो छात्रों को फूल पत्तियां तोड़ने, संपत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों में तमाशे देखने, तो अगर ये सब करेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, है ना। इसीलिए मना था। हानिप्रद खेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने मतलब सजाने और झगड़ा करने का पूर्ण निषेध था। जो छात्र इन नियमों का उल्लंघन करते थे मतलब नहीं मानते थे, उनको दंड दिया जाता था। स्वाभाविक सी बात है। अब बात करते हैं 9वां पॉइंट की, जो कि गुरु शिष्य संबंध है। तो बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल की भांति मतलब के तरह पवित्र और स्नेहपूर्ण था, मतलब एकदम अफेक्शन से भरा हुआ था। तो इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे एक दूसरे के प्रति। तो छात्र अपने शिक्षकों को पहले उठकर उसके स्नान के लिए जल ले जाकर रख देता था। वह अपने शिक्षक के बैठने के स्थान को साफ करता था। जब शिक्षक आता था तब वह उसे कोई पेय पदार्थ देता था। वह शिक्षक के बर्तनों को साफ करता था, ठीक है। इसके अलावा और उसके साथ भिक्षाटन के लिए भी जाता था। वह शिक्षक से पहले लौटकर उसके भोजन की व्यवस्था करता था। यदि शिक्षक बीमार हो जाता था तो वह उसकी सेवा में उपस्थित रहता था। तो अब तो ये तो बात इतना देर बात कर ली शिक्षक के प्रति छात्र की छात्र के कर्तव्य। अब बस इसका उल्टा बात करते हैं। केवल छात्र के ही शिक्षक के प्रति कर्तव्य नहीं थे, बल्कि शिक्षक के भी छात्र के प्रति कर्तव्य थे। शिक्षक का एक सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य यह था कि वह प्रत्येक संभव विधि का मतलब हर प्रकार से जो भी कर सकता है का प्रयोग करके छात्र का मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करे। जो कि हम लोगों ने बात भी किया था कि यही शिक्षा का उद्देश्य भी था, मुख्य जो उद्देश्य था, ठीक है। सिलेबस वगैरह में यही कुछ था। इसके अतिरिक्त इसके अलावा वह छात्र के भोजन, वस्त्र, भिक्षा पात्र, रहन सहन आदि की व्यवस्था करता था। छात्र के अस्वस्थ हो जाने पर मतलब बीमार हो जाने पर वह उसकी सेवा करता था और वह इसके लिए औषधि यानी दवाई का प्रबंध करता था। इस प्रकार छात्र और शिक्षक में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और बिलीफ विश्वास की भावनाएं निहित थी, ठीक है। अब ना एक कोई एक कोट दिए हैं। तो इस कोट को अगर आप लिखेंगे ना तो
तो टीचर पे एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटो है ना यहाँ पे, आपको नोट्स तो देना ही है, इसके अलावा समझाना है और ऐसा समझाने का प्रयास करना है कि एग्ज़ाम के समय में याद रहे, याद हो जाए। तो डॉक्टर ए एस अल्लेकर के शब्दों में छात्र और उसके शिक्षक के संबंध जो थे वो पुत्र और पिता के समान थे। कितना आसान है। पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक है, तो ये समाप्त होता है यहीं पे ये टॉपिक। अब बात करेंगे हम लोग स्त्री शिक्षा के बारे में, बाद में पढ़ेंगे। फिर हम लोग वैदिक शिक्षा की और या फिर बौद्ध धर्म के जो बौद्ध कालीन के उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं सब पढ़ेंगे। धन्यवाद।